हेलो क्लास, आज हम लोग पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी को। तो आयनन का सही अर्थ उदासीन परमाणु से धन आयन का बनना है, ना कि उदासीन परमाणु से ऋण आयन का बनना। आयनन का सही अर्थ क्या है? जो आपका परमाणु है उससे धन आयन का बनना, ये क्या कहलाता है? आयनन। जबकि अगर कोई उदासीन परमाणु से ऋण आयन में बदल रहा है, जैसे क्लोरीन से वो क्लोरीन माइनस आयन बना रहा है, तो वहाँ पे वो आयनन नहीं कहलाएगा। अगर Na से Na+ बना रहा है तो वो कहलाएगा आपका आयनन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर जब सोडियम आयन Na+ आयन बनाता है तो यह प्रक्रिया आयनन है। क्लोरीन एक परमाणु मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्लोरीन आयन मतलब Cl- आयन बनाता है तो ये आयनन नहीं कहलाएगा। जबकि Na+ का बनाना ये क्या कहलाएगा? आयनन कहलाएगा। उदासीन परमाणु को आयनीकृत करने के लिए इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यहाँ पे बताया गया है कि आयनन क्या कहलाता है? जब कोई परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन निकालता है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम प्लस आयन लिखा है ना, तो ये सोडियम प्लस आयन कब बनेगा? जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब, है ना। तो सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका आयनन कहलाएगा। तो यहाँ से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की। पहले ये क्या था? Na था, लेकिन अब ये क्या बन गया है? Na+ बन गया है। तो जब ये Na से Na+ में जाएगा तो इसके लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 2, 8 और 1 के फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे इसके परमाणु क्रमांक 11 है, लेकिन तो अब ये क्या करता है? अपने अंतिम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इसे कुछ ऊर्जा चाहिए होती है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, जिसके कारण वो Na+ आयन में बनाता है। तो अतः 1 मोल विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष से 1 मोल इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा उस तत्व की प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाती है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एक परमाणु है सोडियम, जिसमें कितने कक्ष होते हैं? 3। तो उस गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2, 8, 1 होता है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो कहलाएगी आपकी आयनन ऊर्जा। किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष से 1 मोल इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा उस तत्व की प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाती है। जितनी ऊर्जा आपको चाहिए वो ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाती है या फिर आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन एंथैल्पी, तो यहाँ पे देखो, अंतिम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा उस तत्व की प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अंतिम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए हमें, तो जितनी ऊर्जा हमें चाहिए वो कहलाएगी प्रथम आयनन एंथैल्पी। तो इस आयनन एंथैल्पी को हम लोग आयनन विभव भी कहते हैं, क्योंकि इस आयनन एंथैल्पी को हम लोग आयनन विभव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह वह निम्नतम विभवांतर है जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें आवश्यक होती है। आयनन एंथैल्पी को आयनन विभव भी कहते हैं क्योंकि इसमें उस न्यूनतम विभवांतर उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है या उस न्यूनतम विभव उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है जो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। मतलब इस बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें बहुत ही सूक्ष्म विभवांतर उत्पन्न करना पड़ता है। तो बहुत ही सूक्ष्म विभवांतर उत्पन्न कर रहा है, इसी कारण आयनन एंथैल्पी को आयनन विभव भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन
अगर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो उसे आपको निकालना है। तो जब भी आप उस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो जो परमाणु है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या किया गया है, जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसी कारण यहाँ पे प्लस चार्ज आया है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसी कारण यहाँ पे प्लस चार्ज आया है। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी तथा आयनन विभव को किलो जूल प्रति मोल अथवा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। इकाई अगर देखें तो आयनन एंथैल्पी अथवा आयनन विभव को किलो जूल प्रति मोल में, यहाँ पे किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। ठीक है, आयनन विभव या फिर आयनन एंथैल्पी को किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। अगर इसको हम लोग किलो जूल मोल इनवर्स लिखते हैं, ठीक, या फिर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में भी व्यक्त करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में भी इसे व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रति मोल इसमें, या फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, इन दोनों में इसे हम लोग व्यक्त करते हैं। ये मोल है, ये भी यहाँ पे मोल है। तो यहाँ पे देखो क्रमबद्ध आयनन एंथैल्पी, मतलब जो आयनन एंथैल्पी है उसका क्रमबद्ध देख रहे हैं, उसका मतलब नंबरिंग। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी को पहले देखते हैं। विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन से, जो गैसीय परमाणु है उसके बाह्यतम कक्ष से जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी वो आपकी प्रथम, वहाँ पे जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो आपकी प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। उसके बाद यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब इस प्लस चार्ज से और इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे कि यहाँ से और इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो M+ बना है। अब M+ से और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पे M+ से और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मतलब जब किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब वहाँ जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। लेकिन अब यहाँ पे वो क्या है, आयनित हो गया है, प्लस चार्ज बना लिया है, तो अब इससे और इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये प्लस चार्ज बना दिया है, अब इससे और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वहाँ पे जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो द्वितीय आयनन एंथैल्पी या फिर द्वितीय आयनन ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, और इसी तरह से वहाँ पे M2+ बन गया है। अब इससे और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए वो तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इस प्रकार किसी गैसीय परमाणु से प्रथम, द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है, आवश्यक एंथैल्पी क्रमबद्ध आयनन एंथैल्पी कहलाती है। यह क्रमबद्ध आयनन एंथैल्पी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक निकलते हैं, एक साथ नहीं निकलते हैं। कोई परमाणु है जैसे कि मैग्नीशियम 2+ है, मैग्नीशियम परमाणु है, ठीक है, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 होता है तो 2, 8 और 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर Mg2+ चार्ज बना सकता है ना। तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ निकालेगा। आयनन एंथैल्पी में क्या होता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, Mg से Mg+ बनेगा, उसके बाद Mg+ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसके बाद ये बनाएगा आपका Mg2+ चार्ज। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकलते हैं, एक साथ नहीं निकलते। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन एक साथ ना निकल के एक एक करके निकलते हैं। तो क्रमबद्ध आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो इस प्रकार है। जो आपका तृतीय आयनन एंथैल्पी है वो पहले आएगा, उसके बाद द्वितीय आयनन एंथैल्पी, उसके बाद प्रथम आयनन एंथैल्पी। मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है उसके लिए मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा चाहिए, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उससे और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उससे भी और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए।
जैसे कि यहाँ पे लिथियम में देखो, लिथियम में यह है प्रथम आयनन ऊर्जा, मतलब प्रथम एंथैल्पी। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो 520, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो 7,297, उसके बाद तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो 11,810। मतलब प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उससे ज़्यादा होता है, तृतीय का उससे भी ज़्यादा होता है। 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं निकाल सकते, जैसे कि बेरिलियम में या फिर बोरान में 3 से, किसी भी तत्व में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। पहला निकाल सकते हैं, दूसरा निकाल सकते हैं, तीसरा। 3 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसी कारण कार्बन जो होता है सहसंयोजी बंध बनाता है, वो आयनिक बंध नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हायर एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं आयनन विभव या फिर आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन विभव किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, जबकि किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? घटता है। फिर भी आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे निम्नानुसार है। पहला है परमाणु का आकार, दूसरा है नाभिकीय आवेश, तीसरा है आवरण प्रभाव, चौथा है इलेक्ट्रॉन की वेधन क्षमता, पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहला देखते हैं परमाणु का आकार। परमाणु का आकार जितना बड़े आकार का होगा, परमाणु जितने बड़े आकार का होगा, अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना ही क्या होगा? दूर होगा। नाभिक के इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण भी क्या होगा? कम होगा। और आयनन विभव भी क्या होगा? कम होगा। तो परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा, उसके आयनन विभव का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये छोटा है, ये बड़ा, उससे भी ये बड़ा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या है? कम है। तो यहाँ पे आकर्षण, दोनों के बीच आकर्षण ज़्यादा है। इसकी अपेक्षा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी थोड़ी दूर है, तो यहाँ पे आकर्षण जो होगा इन दोनों की अपेक्षा कम होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और नाभिक की दूरी और बढ़ गई है, तो यहाँ पे आकर्षण और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उसके लिए कम ऊर्जा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन दूर दूर में है, तो यहाँ पे आकर्षण क्या होगा? कम होगा। लेकिन इसकी तुलना अगर इससे करें तो यहाँ पे देखो, नाभिक और इलेक्ट्रॉन पास में है, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहे तो यहाँ पे आकर्षण बल ज़्यादा है, तो आकर्षण बल वो एकदम स्ट्रांगली बंधे हुए हैं आपस में, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में स्ट्रांगली बंधे हुए हैं। लेकिन इन दोनों की दूरी क्या है? ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा है तो आकर्षण कम होगा। आकर्षण कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता है, आयनन ऊर्जा का मान या फिर आयनन विभव का मान कम होता जाता है, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन की बीच आकर्षण जो है परमाणु का आकार बढ़ने से कम होता है। अगर परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो दोनों के बीच आकर्षण कम होगा। आकर्षण कम होगा तो आयनन विभव का मान भी कम होगा। दूसरा देखें तो नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन अधिक प्रबलता से आकर्षित होगा और आयनन विभव क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर क्या है, परमाणु देखो, किसी भी आवर्त में जाते हैं तो कक्ष क्या होते हैं? आपके समान होते हैं। किसी भी आवर्त में जाए, लिथियम में मतलब सेकेंड आवर्त में दूसरा आवर्त में जा रहे हैं तो कितने कक्ष होंगे? सभी में 2 कक्ष होंगे। अगर तीसरे आवर्त में जा रहे हैं तो सभी में कितने कक्ष होंगे? 3 कक्ष। चौथे आवर्त जा रहे हैं तो उसमें जितने भी तत्व हैं आपके, उनमें अगर चौथे आवर्त में जा रहे हैं तो उसमें कितने कक्ष होंगे? सभी जितने भी तत्व हैं उसमें 4 ही कक्ष होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर दूसरे आवर्त में जाएं, लिथियम आता है, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद बोरान आता है, बोरान के बाद क्या आता है? आपका कार्बन आता है। तो उनमें 2 कक्षक होते हैं, मतलब परमाणु का साइज़ क्या होता है? सेम होता है। लेकिन नाभिक पे जो आवेश है 3, 4, 5, 6 होता है। यहाँ पे नाभिक पे जो आवेश होता है, यहाँ पे क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही नाभिक पर आवेश बढ़ता जाएगा, मतलब नाभिक पर आवेश, इसका मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा। बाएं से दाएं जाएंगे तो प्लस चार्ज क्या होता जाएगा?
बढ़ता जाएगा, है ना। तो प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा तो इन दोनों के बीच की दूरी भी तो कम होती जाएगी ना। मतलब ये है कि बीच में जो चार्ज है आपका वो बढ़ रहा है, बाएं से दाएं जाते हैं तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आकर्षण तो पहले कम रहेगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लस चार्ज है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन है, तो आकर्षण कम रहेगा। लेकिन इसमें गए कक्ष उतना ही है, आकार पहले उतना ही था पहले, लेकिन यहाँ गए तो यहाँ पे एक धन आवेश बढ़ गया, तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, मतलब आकर्षण क्या हो जाएगा, अधिक होगा। यहाँ पे और एक धन आवेश बढ़ गया, एक और नाभिक पर जो चार्ज था वो और बढ़ गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे आकर्षण और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ गए तो यहाँ पे एक और प्लस चार्ज बढ़ गया, है ना, तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज और बढ़ गया, तो यहाँ पे आकर्षण और ज़्यादा हो जाएगा। क्या होता है, बीच में चार्ज क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो आकर्षण क्या होता जाता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो आकर्षण प्रबल होते जाता है। आकर्षण अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो परमाणु का साइज क्या होता है, छोटा होता है। इसी कारण नाभिक पर आवेश बढ़ने से परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। अगर परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा तो इस बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो इसी कारण क्या होता है, नाभिक पर आवेश बढ़ने से आयनन विभव का मान भी बढ़ता है। नाभिक पर आवेश बढ़ते जाएंगे तो आयनन विभव का मान बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक, इसी कारण किसी भी आवर्त में जाएंगे तो आयनन विभव का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नाभिक में आवेश बढ़ते जाते हैं जिस कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ता जाता है। आकर्षण बढ़ेगा तो परमाणु का साइज छोटा होगा, परमाणु का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये हो गया नाभिकीय आवेश। यहाँ पे बताया गया है नाभिकीय आवेश किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय यदि आयनन विभव लगातार बढ़ते जाते हैं, जैसे कि हाँ ये तो पता ही है, प्रथम आयनन विभव द्वितीय और तृतीय में ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन विभव का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। उसके बाद देखते हैं आवरण प्रभाव। अंतिम कक्ष से पहले वाले कक्षों के इलेक्ट्रॉन नाभिक पर एक प्रकार से आवरण का काम करते हैं। हमें ये पता है अंतिम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, जो पहले वाले कक्ष होते हैं उनके लिए एक आवरण का काम करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, नाभिक द्वारा उतनी प्रबलता से आकर्षित नहीं कर पाते हैं जितना वह आवरण न होने पर होता है। मतलब आवरण प्रभाव क्या होता है, तीसरा क्या है, आवरण प्रभाव के कारण भी जो आयनन विभव होता है उसका मान कम होता है। जैसे कि ये आपका कोई परमाणु है जिसमें कितने कक्ष हैं, अभी 3 कक्ष हैं। तो क्या होता है, जो अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन नाभिक को आकर्षित करते रहते हैं। तो क्या करते हैं, अंतिम कक्ष के पहले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इन दोनों के बीच एक आवरण का काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नाभिक की बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण होता है उसको कम कर देते हैं। एक बार फिर से, क्या होता है, अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को जब नाभिक आकर्षित करता रहता है तो अंतिम कक्ष से पहले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या करते हैं, आवरण का काम करते हैं, मतलब इसको ढकने का काम करते हैं। वे क्या करते हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण होता है उसको कम कर देते हैं। जिससे क्या होगा, अगर इन दोनों के बीच आकर्षण कम होगा तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन दोनों के बीच आकर्षण कम होगा तो क्या हो जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। परमाणु का आकार अगर बढ़ गया तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई, ठीक है, अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई है तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब भाई इनके दोनों के बीच आकर्षण क्या था, कम है, अभी आकर्षण क्या हो गया है, कम हो गया है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कोई रोका टोकी नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमें इसके लिए कम ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ये दुर्बल बंध से बंधे हैं, प्रबल बंध से बंधे हुए नहीं हैं।
किसके कारण? इस आवरण प्रभाव के कारण ये क्या कर दिए हैं, दोनों के बीच जो आकर्षण था उसको कम कर दिए हैं। आकर्षण कम हो गया तो परमाणु का साइज बढ़ गया, परमाणु का साइज बढ़ गया तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है तो इसके लिए क्या है, हमें कम ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, जो आवरण प्रभाव होता है वो आयनन विभव के मान को कम कर देता है। और नाभिक पर जो आवेश होता है, नाभिक पर आवेश बढ़ता है, नाभिक पर आवेश बढ़ने से आयनन विभव का मान बढ़ जाता है क्योंकि साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे आयनन विभव को प्रभावित करने वाले 3 कारक के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। पहले यह माना जाता था कि जिन तत्वों का अष्टक पूर्ण नहीं होता वे इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता रखते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पहले ये माना जाता था जिन तत्वों का अष्टक क्या है, पूरा नहीं है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से जब वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो अधिक स्थायित्व को प्राप्त करेंगे और ऊर्जा को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर किसी तत्व में अष्टक पूरा नहीं है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करना चाहेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा तो वह परमाणु अब स्थायित्व को प्राप्त करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई परमाणु A है। ठीक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, नहीं 4 नहीं, यहाँ मान लेते हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाहेगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 और 6 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना। इसको अपना अष्टक पूरा करना है। देखो इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 6 है, तो इसका अष्टक करना है, 8 बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये ग्रहण करेगा तो यहाँ पे क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। जैसे ही यह परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और स्थायित्व को प्राप्त करेगा। स्थायित्व मतलब अक्रिय गैस जैसा अब व्यवहार करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, मतलब ये 2 अब 8 हो गया है, 8 हो गया, मतलब इसका अष्टक क्या है, पूरा है। तो ये जैसे ही इसका अष्टक पूरा होगा, ये यहाँ से ऊर्जा निकालेगा तो ये हल्का हो जाएगा। हल्का मतलब अक्रिय गैस जैसा हो जाएगा। तो इसी को बताया जा रहा है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है। उससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब कोई परमाणु अपना बाह्यतम कक्ष पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहाँ पे ग्रहण किया गया है, तो इस क्रिया से वहाँ से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ से ऊर्जा मुक्त होगी। तो इस ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, है ना। इसे जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है उससे क्या बताया गया है, धनात्मक बताया गया है। स्पष्ट है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन की जितनी चाहत रखेगा, मतलब उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, मतलब वो जैसे कि उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उसकी अपेक्षा उतनी ही ऊर्जा वहाँ से क्या हो जाएगी, मुक्त होगी। पहले ये माना जाता था वो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसकी उतनी ही अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी। किंतु अब क्या हुआ, अब किसी तत्व के इस परमाणु गुण को ऊष्मा गति के आधार पर अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाने लगा। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का उपयोग किया गया। हम ये देख चुके हैं कि किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाना आयनन कहलाता है। आयनन ऊर्जा में हमने देखा परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वहाँ पे वो प्लस चार्ज बताता है, प्लस चार्ज दर्शाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। तो इसी प्रकार जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाता है
उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहते हैं। परमाणु को आयनित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई परमाणु जब प्लस चार्ज दर्शाता है तो उसके लिए उसे ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण को दर्शाएगा तो वहाँ पे उसे माइनस चार्ज दर्शाना पड़ेगा। जैसे कि क्लोरीन का अंतिम कक्ष 7 होता है ना, क्लोरीन का परमाणु 17 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, 8 और 7 होता है। ठीक है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे अब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो क्या बताएगा, क्लोरीन माइनस आयन। ये किसको दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण को दर्शा रहा है। उसी तरह से सोडियम होता है, सोडियम 2, 8 और 1 होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो यहाँ पे Na+ आता है, ये आयनन को दर्शाता है। ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्रहण को और प्लस चार्ज आयनन को दर्शाता है। तो यहाँ पे परिभाषा दिया है, गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। पहले इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता माना गया था। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वहाँ से क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। तो इस प्रक्रिया को पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता नाम दिया जाता था, लेकिन अब उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हम लोग कहते हैं, क्योंकि उसे ऊष्मागति के आधार पर हम लोग परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होगी उसे उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। इसे जूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। किसी गैसीय परमाणु के ठीक है, जैसे कि क्लोरीन है, किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करना है। किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर वहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष भी कह सकते हैं, किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। इसका यह जो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे कि ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो यहाँ पे माइनस चार्ज दर्शाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ऋणात्मक होता है। इसकी इकाई क्या है, जूल प्रति मोल है, मतलब जूल मोल इनवर्स है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है उसे जूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। इसका मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसे हम लोग A या ΔEgH से व्यक्त करते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई परमाणु है, वो क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो यहाँ से कुछ ऊर्जा क्या हुआ है, निकला है। तो यहाँ से जो ऊर्जा निकला है उसे ΔEgH में हम लोग दर्शाएंगे। अगर 1 ऊर्जा निकला है तो ΔE1 ΔEgH, अगर 2 निकला है तो 2 ΔEgH, ऐसे करके हम लोग उसको दर्शाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन का उदाहरण दिया है, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन के उदाहरण से इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी -349 किलो जूल मोल होती है। अर्थात जब 1 मोल क्लोरीन परमाणु, मतलब जो आपका क्लोरीन है वो क्लोरीन आयन बनाता है तो क्या करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यहाँ से 349 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। तो इस ऊर्जा जो निकली है उसको किस प्रकार हम लोग व्यक्त करेंगे, देखो -349 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है, ये है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कितना है, इस केस में -349 किलो जूल मोल है। यहाँ पे ΔEgH हमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को बता रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, और किलो जूल उसका क्या है, मात्रक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मात्रक है।
जितनी ज़्यादा, अगर अभिक्रिया में जितनी ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी वो हमें ये बताएगा कि जो हमने इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया है वो एकदम बहुत अधिक प्रबलता से जुड़ा हुआ है। देखो क्या होता है, कोई परमाणु यहाँ पे क्या किया, जैसे क्लोरीन के देखा हमने, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाए हैं तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कुछ ऊर्जा निकला। अगर यहाँ पे जो ऊर्जा निकल रहा है उसका मान ज़्यादा है, यहाँ से जो ऊर्जा निकल रहा है, मान लेते हैं यहाँ से जो ऊर्जा निकल रहा है उसका मान 200 किलो जूल क्या है, मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो ऊर्जा निकला है उसका मतलब ये है कि वो ये हमें ये बताता है कि जो आपने इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया है वो कितनी दृढ़ता से नाभिक से जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं किसी और परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराए हैं तो वहाँ से 400 किलो जूल मोल ऊर्जा निकला है, जो हमें ये बताएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी अपेक्षा अधिक दृढ़ता से जुड़े हैं। अगर इसका मान ज़्यादा है तो वो क्या है, आपने जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया है वो अधिक दृढ़ता से जुड़ा है। अगर इसका मान कम है तो आपने जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया है वो दुर्बल तरीके से जुड़ा हुआ है। जितना ज़्यादा मान होगा वो हमें ये बताएगा कि आपने जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया है वो अधिक दृढ़ता से, अधिक मजबूती से जुड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं क्रमिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की क्रमिकता को। तो जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना। तो ऑक्सीजन पहले एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो वहाँ से इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कितना हो गया, इतना। लेकिन हमें पता है वो माइनस आ गया है, अब उसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है, 6 है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ग्रहण कर लिया, अब यहाँ पे वो O- बना लिया। O- जो है एक इलेक्ट्रॉन और जब ग्रहण करेगा तो वहाँ से ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है, लेकिन प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। जो दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक। तो दूसरा जैसे कि O- बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और यहाँ से ऊर्जा निकला है, O- ये बना लिया है। O- जब एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा तो यहाँ पे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यहाँ पे निकल रहा है इस कारण यहाँ पे माइनस लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, इसी कारण यहाँ पे प्लस दर्शाया गया है। ध्यान से देखिए इसे। देखो कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब ऋणावेशित हो जाता है तो अब इस ऋणावेशित परमाणु में, देखो जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो गया है, अब इस ऋणावेशित परमाणु में पुनः एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए अब इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वहाँ से ऊर्जा निकलेगा नहीं, वहाँ से ऊर्जा की क्या होगी, वहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में ऊर्जा निकल रहा था, है ना, लेकिन वो पहले ही इलेक्ट्रॉन के लिए है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसके लिए ऊर्जा की आपको आवश्यक देनी पड़ेगी, ना कि निकालनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको प्रवेश कराने के लिए इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आपके पास ऑक्सीजन है, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और यहाँ से कुछ ऊर्जा -41 किलो जूल ऊर्जा मान लेते हैं मुक्त हो गई है। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन देते हो आप लोग बाहर से, तो यहाँ पे जो नाभिक हैं, यहाँ पे जो नाभिक होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को तो जैसे तैसे करके बांध लेते हैं, है ना। क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 होता है, 2 और 6 होता है, तो यहाँ पे 8 है परमाणु क्रमांक, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8 है। 2 2 4 2 6 7 और 8 है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, वो भी क्या है, 8 है। 2 2 4 2 6 7 और
8। यहाँ पे परमाणु क्रमांक 8 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या 8 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है। अब यहाँ पे क्या कर रहते हैं, जो नाभिक होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन को बांधे रहते हैं, ठीक है। नाभिक एक एक इलेक्ट्रॉन को बांधे रहते हैं। जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन और प्रवेश कराते हो, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, अब एक सब बैलेंस करके सभी को बांधे हुए हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन और प्रवेश कराएंगे तो इसको बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को जैसे तैसे करके ये एडजस्ट कर लेते हैं, कोई नाभिक इसको आकर के बांध देता है। लेकिन फिर से आप एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हो तो क्या होता है, इसको और इलेक्ट्रॉन को बांधना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो और इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए इस यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसको ऊर्जा देना पड़ता है। इस परमाणु को क्या करना पड़ता है, हमें ऊर्जा देना पड़ता है, ताकि जैसे तैसे करके ये जो इलेक्ट्रॉन हम लोग भेज रहे हैं उसको क्या कर ले, बांध ले, ठीक है। तो इसी कारण पहले इलेक्ट्रॉन जब हम लोग देते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो वहाँ से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो क्या होता है, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। हमने देखा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या होता है, किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला है नाभिकीय आवेश। नाभिक पर आवेश जितना ज़्यादा होगा, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। इस कारण मुक्त होने वाली ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऋणात्मक मान क्या होगा, अधिक होगा। नाभिक पर आवेश अगर बढ़ रहा है, देखो हमें पता है बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब किसी आवर्त में जाते हैं तो नाभिक पर आवेश क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। बाएं से दाएं जाने पर नाभिक पर आवेश क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी आवर्त में जाएंगे, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान बढ़ता जाएगा। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक पर आवेश क्या होता है, बढ़ता जाता है। इससे पहले हमने आयनन ऊर्जा में देखा है, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हम लोग प्रवेश करवाए हैं उसको जो है अधिक दृढ़ता से क्या करेगा, वो आकर्षित करेगा। मान लेते हैं सभी में 2-2 कक्षक हैं। अब नाभिक पर आवेश बढ़ रहा है, दूसरे आवर्त के उदाहरण से देख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बाएं से दाएं जाने पर आवेश बढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो आवेश बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे आवेश बढ़ेंगे, प्लस चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। बाएं से दाएं जाने पर आवेश बढ़ते जाते हैं, इस कारण परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता जाता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि परमाणु का आकार छोटा हो रहा है तो क्या होगा, जो प्लस चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु का चार्ज आकार छोटा हो गया, तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा रहे हैं तो उनके प्रति आकर्षण भी तो बढ़ेगा ना। परमाणु का आकार छोटा हो गया, मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो उसको ज़्यादा आकर्षित करेगा तो यहाँ से ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा। बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पे अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक पर आवेश की संख्या बढ़ती जाती है। नाभिक पर आवेश की संख्या बढ़ती है तो नाभिक के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ेगा तो परमाणु का आकार छोटा होगा। परमाणु का आकार छोटा होने पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉन बाहर से देते हैं तो उससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन बाहर से हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या होता है,
उसको नाभिक जो है आसानी से ग्रहण कर लेता है, क्योंकि परमाणु का आकार अभी क्या है, छोटा हो गया है। परमाणु का आकार छोटा हो गया है, इस कारण जो बाहर से हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं उसे नाभिक आसानी से ग्रहण कर लेता है। आसानी से ग्रहण करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता का या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा मुक्त होगी, उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है। नाभिक पर आवेश जितना अधिक होगा, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। भाई नाभिक पर आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करेंगे, ज़्यादा आकर्षित करेंगे तो वहाँ से ऊर्जा भी ज़्यादा मुक्त होगी। अगर ऊर्जा ज़्यादा मुक्त हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान जो है ज़्यादा होगा। अगर उसी तरह से इसके जस्ट उल्टा है परमाणु का आकार। अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार कब बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। जैसे कि आप किसी भी वर्ग में चले जाएं, वर्ग मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है, किसी भी वर्ग में, जैसे कि पहला वर्ग में जा रहे हैं, पहला समूह में हाइड्रोजन आता है, उसमें लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। पहले वर्ग में चले गए, दूसरे वर्ग में उसी तरह किसी भी वर्ग में जाएं तो ऊपर से जैसे कि नीचे आएंगे हम लोग तो परमाणु का आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। परमाणु का आकार अगर बढ़ रहा है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जा रही है तो आप जो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो उसके प्रति नाभिक का आकर्षण भी क्या होगा, कम होगा ना। ऊपर से नीचे गए, परमाणु का आकार बढ़ा, परमाणु का आकार बढ़ा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। तो हम जो बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उसके प्रति आकर्षण नाभिक का अब कम हो जाएगा, क्योंकि परमाणु का आकार क्या हो गया है, बढ़ गया है ना। तो इसी को बोला जा रहा है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, इस कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। अब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई तो हम जो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, हम जो बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं उसके प्रति आकर्षण परमाणु का कम हो जाएगा। आकर्षण कम हो जाएगा तो वहाँ से ऊर्जा क्या होगी, कम निकलेगी। ऊर्जा कम निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कम होगा। देखो यहाँ पे ये है समूह पहला। समूह पहला मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम भी आता है वो नीचे में। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1s1 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, 1s2 2s1 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, 1s2 2s2 और 1s2 2s2 2p कितना होता है, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 2p6 के बाद 3s1 होता है। यहाँ पे देखो कितने कक्षक हैं, 3 कक्षक, 3। यहाँ पे कितने कक्षक हैं, 2। यहाँ पे कितने कक्षक हैं, 1। तो इसको बनाते जाते हैं, यहाँ पे 2 कक्षक आएंगे, यहाँ पे आपके 3 कक्षक आएंगे और यहाँ पे पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया, 6 4 10 2 12 12 6 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाएगा, 4s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 है, इसका मतलब इसमें कितने कक्षक होंगे आपके, 4 कक्षक होंगे। तो यहाँ पे देखो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। ठीक है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण भी कम होगा ना। अगर आकर्षण कम होगा तो हम लोग बाहर से जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे, ठीक है, प्रवेश कराएंगे तो उसके प्रति भी आकर्षण नाभिक का कम होगा। आकर्षण कम होगा तो यहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी वो भी क्या होगी, कम होगी। इस कारण ऊपर से नीचे जाते हैं, किसी भी समूह में जाते हैं या फिर जब परमाणु का आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कम होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हैं या फिर किसी भी समूह में जाते हैं या फिर जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कम होता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने पर
वह परमाणु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा। अगर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले से पूर्ण है, जैसे कि अक्रिय गैस, तो बाहर से हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए उसे हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे कि अक्रिय गैस या फिर कोई भी अर्धपूरित ऑर्बिटल है, उसके पास पहले से क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, भरे हुए हैं, पूरी तरीके से भरे हुए हैं, उसे और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अगर हम लोग बाहर से इलेक्ट्रॉन और प्रवेश कराएंगे तो वो क्यों ग्रहण करेगा, जबकि वो पूरा पहले से भरा हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से उसको ऊर्जा देना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक होगा। तो इस प्रकार हमने देखा किसी समूह में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कम होता है, और किसी आवर्त में जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्यों कम होगा, इसको पहले मैंने बता दिया है, आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा।